हेलो फ्रेंड्स। तो इंडियन जियोग्राफी में आज का जो हमारा सेशन है वो भारत के प्रमुख मैदान, इससे हम पूरा आज यहाँ पे इसको कवर करेंगे। ठीक है। देखिए, पहले सेशन में हमने करके रखा था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भारत का भूभौतिक विन्यास था उसको हमने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है। तो पहला पार्ट जो था वो कौन सा था? वो था नॉर्दर्न माउंटेन। दूसरा पार्ट इसका था द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, और तीसरा पार्ट जो था इंडियन पेनिनसुला। चौथा जो पार्ट था वो कोस्टल प्लेन, और जो पांचवा पार्ट था इसका जो द आइसलैंड। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला एक सेशन था वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, चैनल पे पड़ा हुआ है। और आज हम देखते हैं इसका द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो भारत के प्रमुख मैदान हैं उसके बारे में हम सारी पूरी डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं कि जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है वो क्या क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में, खैर ये उत्तर का विशाल मैदान है, उसके बाद ये पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर राजस्थान का मैदान, और फिर ये पूरा गंगा का मैदान है। इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद फिर ये छत्तीसगढ़ का मैदान, और उसके बाद इधर आप गुजरात का जो तटीय मैदान यहाँ पे ये देखेंगे आप। उसके बाद फिर ये पश्चिम तटीय मैदान है, फिर ये पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल ऑन मैप था कि जो भारत के प्रमुख मैदान हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। इसमें आज जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड होगा वो ये उत्तर का जो विशाल मैदान होगा इसमें, और उसी में आपका ये गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इतना सारा हम कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है। जिसमें पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी इसमें कवर्ड होंगी। तो ये इतना सेशन आज के सेशन में हम कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये अपने नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है ये यहाँ पे हमने लेके रखा है। देखिए, उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के मध्य ये दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। इसका अगर निर्माण की आप बात करेंगे, निर्माण कब हुआ, तो ये प्लीस्टोसिन कालखंड में हुआ। हिमालय में अग्रभाग में अवस्थित अग्रवर्धी द्रोणी में हिमालय एवं उत्तर प्रायद्वीपीय नदियों के अवसादों के मध्य इसका निक्षेपण हुआ है। इसके विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से ये कहाँ से कहाँ तक का होता है, हम अगर मैप देख लें यहाँ पे, तो ये सिंधु नदी घाटी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक का, यानी यहाँ जो सिंधु नदी घाटी से लेकर के ये पूरा एरिया जो है ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक का ये पूरा है। इसीलिए इस प्लेन को हम एक अदर नाम से जानते हैं, उसका नाम है हमारा इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसको कहा जाता है। और अगर भारत की बात करें तो 1/3 जो पार्ट है ये इसी में अवस्थित है, लेकिन 2/3 भाग खाद्यान्न का उत्पादन यही इतना पूरा पार्ट करता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं फूड ग्रेन बास्केट ऑफ इंडिया। किसको कहते हैं? जो उत्तर का जो प्रमुख मैदान है उसको हम कहते हैं फूड ग्रेन बास्केट ऑफ इंडिया। तो और भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में लगभग की बात करें तो 2400 किलोमीटर के आसपास ये पूरा मैदान विस्तृत है। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला जो इसका पार्ट है उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन, और दूसरा जो इसका पार्ट है ये है प्रादेशिक विभाजन। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विभाजन और प्रादेशिक विभाजन, एक वन बाय वन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है। देखिए, अनुदैर्ध्य विभाजन आप यहाँ पे अगर मैप में सिंपल देखें तो ये आपका मान लिया शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से जब भी कोई नदियाँ निकलती हैं तो जाहिर सी बात है, जब नदियाँ निकलेंगी शिवालिक की पहाड़ियों से और सीधा जब मैदान में आएंगी तो वहाँ से वो अपने साथ बड़े बड़े अवसादों को लाती हैं। और जैसे ही बड़े बड़े अवसादों को वहाँ से लेके चलती हैं तो इसके गिरपाद में, यानी शिवालिक के गिरपाद का मतलब तुरंत बगल में, तो इसके गिरपाद में वो जो बड़े बड़े अवसाद होते हैं उनका निक्षेपण कर देती हैं। और जब ये निक्षेपण इनका कर देती हैं तो जो नदियाँ होती हैं वो इन्हीं अवसादों के नीचे दब जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं इसी को हम कहते हैं भाबर का मैदान। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? भाबर का मैदान। तो ये आपका भाबर का मैदान है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 150 मीटर के आसपास है। ठीक है। तो ये हो गया भाबर का मैदान पूरा। देखिए, पारिस्थितिकी दृष्टि से अगर बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से क्षेत्र होता है, और खेती के मामले में यहाँ पे एग्रीकल्चर संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अवसाद होते हैं, जिनको हटाना और मिट्टी को समतल करना ये सब संभव नहीं होता है। इसके बाद नदियाँ फिर ऑटोमेटिक यहाँ से निकलती हैं, और जहाँ पे वो निकलती हैं उसको हम कहते हैं तराई का पार्ट वो। ठीक है। तो वो तराई के पार्ट में नदियाँ फिर से निकलती हैं। तो भाबर के उपरांत नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसादों को यहाँ पे जमाव करने के बाद अपनी सहायिका जो उनकी जो सब्सिडरी नदी होती हैं उनके साथ वो तराई क्षेत्र में फिर से उत्पन्न होती हैं। और ये तराई कैसा होता है? ये ह्यूमस और नाइट्रोजन से युक्त होता है। कृषि के मामले में बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है ये,
और इसमें व्यापक निर्वनीकरण के पश्चात यहाँ पे अब अच्छी खासी सघन कृषि की जाती है। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक तो मिलेगा खादर, एक मिलेगा बांगर। दोनों चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं सही से। देखिए, जब भी कोई नदियाँ ऐसे निकल रही हैं, आ रही हैं मान लिया, ठीक है, तो ये मान लिया एक रिवर है, तो यहाँ पे जब भी नदियाँ आती हैं तो अपने किनारों पर वो छोटे छोटे अवसादों का जमाव करती हैं, हर साल जमाव करती हैं। तो जो अपने दोनों किनारों पे अवसादों का जमाव करती हैं, इन अवसादों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं खादर। यानी ये नए निक्षेप होते हैं, इन नए निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो नदियाँ मान लिया अपना इन्होंने मार्ग बदल दिया, तो ये जो निक्षेप बच गए यहाँ पे, कहें कि ऐसे अवसाद जिनका जमाव नदियों ने पहले किया हो, तो वो उनको हम कहते हैं बांगर। यानी बांगर कैसे होते हैं? तो बांगर पहले के निक्षेप होते हैं, और खादर कैसे होते हैं? जो नए निक्षेप होते हैं, 1-2 साल इस तरह से किए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आपने यहाँ पे खैर ये सारी चीज़ें देखी, भांबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। तो ये इसका अनुदैर्ध्य विभाजन था। किसका? उत्तर का विशाल मैदान इसका एक पूरा डिवीजन था। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट इसमें हम देखें जो इसका प्रादेशिक विभाजन है उत्तर के विशाल मैदान का, ठीक है, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका अगर प्रादेशिक विभाजन की हम बात करें तो इसका प्रादेशिक विभाजन जो होता है वो 3 टाइप में किया जाता है। एक तो होता है सिंधु का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंधु का मैदान देखें तो सिंधु का मैदान जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है राजस्थान का मैदान, दूसरा होता है पंजाब का मैदान। अब राजस्थान का जो मैदान है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है अर्ध शुष्क बांगड़ प्रदेश और दूसरा होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अगर अर्ध शुष्क बांगड़ प्रदेश की आप बात करें तो यहाँ पे 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और यहाँ की जो मुख्य आर्थिक क्रिया होती है वो पशुपालन होती है, और मोटे अनाज यहाँ पे पैदा होते हैं। यहाँ पे विभिन्न टाइप की प्लाया झीलें पाई जाती हैं। कौन सी झीलें? प्लाया झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि सांभर है, डींडवाना है, लून करनसर है, पंचपदरा है, ये सारी महत्वपूर्ण प्लाया झीलें पाई जाती हैं। और सांभर झील जो है आप जानते हैं नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है यहाँ पे। तो ये हो गया राजस्थान का मैदान। अगर इसमें नदियों की आप बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के मैदान में विभिन्न नदियाँ छोटी छोटी तथा अंतःस्थलीय अपवाद वाली होती हैं, जिसमें लूनी जो है वो सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, देखिए लूनी जो है ये पुष्कर सरोवर के समीप से निकलती है और कच्छ के रण में जल विसर्जित कर देती है। इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? जोवई है। एक बार प्रश्न पूछा गया है जोवई किसकी सहायक नदी है, तो जोवई जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये लूनी की सहायक नदी है। लूनी का एक और भी नाम है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, मीठी खारी नदी। मीठी खारी नदी किसे कहते हैं? तो मीठी खारी नदी किसको कहते हैं? लूनी को कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्या है? मीठी है, और जो नीचे की तरफ जब कच्छ के रण में जाती है तो वहाँ पे खारी हो जाती है, इसी वजह से इसका नाम होता है मीठी खारी नदी। किसका? लूनी नदी का नाम। तो ये पूरा राजस्थान का मैदान था जिसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वहाँ पर हमने डिस्कस की। इसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब का मैदान। अब जाहिर सी बात है पंजाब का मैदान, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 नदियों का अपवाह क्षेत्र है। कौन सा? पंजाब का मैदान। इसके लिए एक हमने मैप बना के रखा है और इससे आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा पंजाब का मैदान है। अब यहाँ पे इसको आप समझ लीजिए मैप को अच्छी तरीके से, ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब पंजाब के मैदान में 5 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। अब इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी यहीं देख लीजिए। सबसे उत्तर में सिंधु पड़ेगी, फिर झेलम पड़ेगी, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। तो इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं कि इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रेट ग्लेशियर से निकलती है, तो ग्रेट ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ये सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, अब सिंधु नदी का ये मार्ग है पूरा, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें फिर काबुल है, गिलगित है, श्योक है, ये सारी नदियाँ आके मिलती हैं इनकी, यानी सब्सिडरी रिवर हैं इसकी। और ये आपकी कैलाश श्रेणी है, और ये कैलाश श्रेणी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो कैलाश श्रेणी के बगल में ही यहाँ पे मानसरोवर झील है। ठीक है, और मानसरोवर झील के बगल में ही राकसताल है। तो राकसताल से सतलज नदी निकलती है, और मानसरोवर झील और राकसताल को जोड़ने वाला एक चैनल है, ये परीक्षा में पूछा गया है, इसको कहते हैं गंगा छू चैनल। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है ये गंगा छू चैनल, यानी मानसरोवर झील और राकसताल को कौन सा चैनल जोड़ता है? तो वो गंगा छू चैनल है। तो ये हो गया, और यहाँ से ये सतलज नदी निकलती है। ठीक है, सिपकीला दर्रे से होते हुए ये आती है, और यहाँ पे इसी पे इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकाली गई है। आप देख रहे हैं पूरा मैप में बना हुआ है सारी चीज़ें। ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, और ये आके किस में मिलती है? ये सतलज नदी में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए
रावी नदी है, रावी नदी निकलती है यहाँ से, और फिर ये आके किस में मिलती है, चेनाब में मिलती है। और चेनाब बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है, तो ये चेनाब आती है यहाँ पे। और झेलम जो है वेरीनाग, वेरीनाग से निकलती है, और झेलम यहाँ से बहती हुई आती है। ये तीनों यानी झेलम, चेनाब और रावी, ये तीनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, और बाद में ये तीनों मिल के सतलज से मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंधु नदी है, ये सारा ये पूरा डिटेल है। तो यहाँ पे देखिए सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो एक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सिंधु सागर का दोआब। ठीक है, झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच का जो दोआब होता है उसको कहते हैं चाज दोआब। चेनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो दोआब होता है उसको कहते हैं रचना दोआब। रावी नदी और व्यास नदी के बीच का जो दोआब होता है उसको कहते हैं बारी दोआब। व्यास नदी और सतलज नदी के बीच का जो दोआब होता है उसको कहते हैं वीस्त दोआब। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वीस्त दोआब किन दो नदियों के बीच क्या है, तो जाहिर सी बात है व्यास और सतलज के बीच क्या है। रचना की बात आ रही है, रचना दोआब किस किस नदियों के बीच का, तो चेनाब और रावी के बारे में है। अगर सिंधु सागर दोआब की बात आ रही है तो वो किस दो नदियों के बीच का स्थान है, तो वो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का स्थान है। तो ये मैप इसलिए यहाँ पे ड्रा किया गया है, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी और आगे हमेशा आपको याद रहेंगी, आपको कभी भूलेगा नहीं। ये पिक जो है ग्रुप में शेयर हो जाएगी, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल था ये पंजाब का मैदान था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ों को। ठीक है, और फिर यहाँ पे चेमांगयुंग ग्लेशियर है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो इसको अभी हम नेक्स्ट पेज में अपने कवर करेंगे, जब ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये पूरा पंजाब का मैदान यहाँ पे क्लियर हुआ कि पंजाब का मैदान है तो वो 5 नदियों का अपवाह कहाँ कहाँ से होता है, कैसे होता है, और पाँचों नदियों आपस में मिलकर कौन कौन से दोआब का निर्माण करती हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इनको महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं गंगा का मैदान। ठीक है, तो गंगा का मैदान जो है ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अब ऊपरी गंगा का जो मैदान है उसमें रोहेलखंड का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है, चंबल का मैदान है। मध्य गंगा के मैदान में अवध का मैदान, मिथिला का मैदान और मगध का मैदान। और उसके बाद निम्न गंगा के मैदान में सुंदरबन डेल्टा और पारा डेल्टा। ये इतनी सारी चीज़ें आपको गंगा के मैदान में पढ़नी है। देखिए रोहेलखंड का जो मैदान है, तो ये रोहेलखंड का मैदान मुख्य रूप से रामगंगा नदी द्वारा अपोहित होता है। प्रश्न एक बार पूछा गया है, रामगंगा नदी द्वारा अपोहित होता है, जहाँ रामपुर में बरेली एवं कन्नौज के निकट अवस्थित है। यह पवन निक्षेप से निर्मित है, और यहाँ पे लोएस मैदान भी प्राप्त होते हैं। कौन से मैदान? लोएस मैदान प्राप्त होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? भूर कहा जाता है, BHOOR, भूर। गंगा यमुना दोआब उच्च उर्वरता वाला ये क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें ये देखें कि मध्य गंगा के मैदान में तो अवध का मैदान है, मिथिला का मैदान है और मगध का मैदान है। तो देखिए अवध और मिथिला का जो मैदान है ये दुनिया का सर्वाधिक उर्वर वाला मैदान है। आप ये कह सकते हैं मध्य गंगा का जो मैदान है ये काफ़ी उर्वर मैदान है। नदियों की बात करें तो यहाँ पे घाघरा है, महाकाली है, करनाली है, शारदा, इस टाइप की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो यहाँ पे हैं। निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो यह जो मैदान है ये 60 मीटर समोच्च रेखा द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, और इसके 2 पार्ट हैं, एक तो सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है और एक पारा डेल्टा का पार्ट है। तो पारा डेल्टा का क्षेत्र गंगा के उत्तरी भाग में अवस्थित है, जहाँ पे सिलीगुड़ी है, कुछ मालदा है, ये सारी भाग हैं। और यहाँ पे अधिकतर चावल है, जूट है, केला है, पाइनएप्पल, इन सब चीज़ों का उत्पादन होता है। और यहाँ पे नदियों की बात करें तो महानंदा है, तीस्ता द्वारा ये पूरा जो क्षेत्र है वो अपोहित होता है। सुंदरबन डेल्टा है वो जानते हैं आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र की वितरिकाओं से युक्त है। तो ये पूरा डिटेल हो गया गंगा के मैदान का। इसके बाद है फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान हम यहाँ पे फिगर हमने खैर क्रिएट करके रखा है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान ऊपरी असम का मैदान और निचला असम का मैदान। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप्स के थ्रू। तो ये कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी से ही चेमांगयुंग ग्लेशियर से ही निकलती है अपनी सांगपो, और इसी ब्रह्मपुत्र में तीस्ता है, तोरसा है, ये सारी नदियाँ आके मिलती हैं। कापिली, लोहिती, ये सारी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। ठीक है, देखिए उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में मेघालय पठार के मध्य 80 से लेकर के 100 किलोमीटर की चौड़ाई में ये विस्तृत संकीर्ण मैदान किसका है? तो वो ब्रह्मपुत्र और उसकी लगभग 80 सहायिकाओं द्वारा निक्षेपित है। ये एक जलोढ़ मैदान है और लगभग 800 किलोमीटर का जो एरिया है ये कवर्ड करता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। और हाँ, एक प्रश्न ये देख लीजिए कि सांगपो जो है यांग्याप दर्रे से प्रवेश करके इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसी में फिर
सुबनसिरी है और बहुत सारी नदियां हैं। हमने यहाँ पे क्या नीचे नोट करके रखा है, इनका पश्चिम से पूरब क्रम है, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये पश्चिम से पूरब का क्रम है। तीस्ता है, तोरशा है, शंख है, शंकोश, मानस, कमला, कामेंग और सुबनसिरी, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इनके बारे में आप सही से याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में और गंगा के मैदान के बारे में, उसके बाद फिर पंजाब के मैदान के बारे में, राजस्थान के मैदान के बारे में, और भाभर, तराई, बांगर, खादर, ये सारे क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो ये मैप में भी हमने देखा और मैप में सारी चीज़ों, खैर अब जब हमने पूरी चीज़ें देखी हैं तो हमको समझ में आ रहा होगा कि मैप में कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हुई हैं। देखिए इसके नेक्स्ट सेशन में फिर हम जो पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, उसके बाद जो प्रमुख द्वीप समूह है, ये 3 चीज़ें कवर कर लेंगे। और लगभग ये कहिए कि हमारा जो 50% जो पार्ट होगा जियोग्राफी का वो कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर ह्यूमन जियोग्राफी बचेगी और जो हमारी इकोनॉमिकल जियोग्राफी है वो बचेगी, वो 2 चीज़ें बचेंगे। तो लगभग इसमें पूरा जियोग्राफी ये फिनिश कर लेंगे हम। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।